कि 10 साल मैंने सिर्फ सीखा है और कुछ नहीं किया। जब तक पूरे तरीके से आप थिएटर नहीं करोगे, आप मुंबई जाने के लायक नहीं रहोगे। और ये दुनिया कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर आपको अवसर मिल भी जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर भुला दिए जाओगे। अपने कमरे के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, या आप दोस्त नहीं भी हैं तो मैं दीवार के लिए परफॉर्म करता था। Reason an actor is successful, whether it's a mainstream star or a performer, is because they're dedicated to what they do. मनोज के अलावा किसी और अब आया भी होगा तो क्यों बताएगा। Robert De Niro, if Manoj sir doesn't mind. उसके बाद भी आप अपने आप को सस्ता मजबूर कहते जी हैं। जी इतना इस तरह से संभव नहीं था। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। एक ऐसे एक्टर जिन्हें सिनेमा की समझ रखने वाले खुद में ही एक्टिंग स्कूल कहते हैं। एक ऐसे डायरेक्टर जिनका क्राफ्ट जब पर्दे पर दिखता है तो एक अलग ही जमीनी सच्चाई का अनुभव होता है। तो चलिए बात करते हैं अपकमिंग फिल्म जोरम के एक्टर और डायरेक्टर मनोज बाजपेयी और देवाशीष मखीजा से। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्लोबली जोरम ने धूम मचा दी है, कई इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, फेस्टिवल फिल्म अवार्ड्स लेकर आए हैं। मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी आप देवाशीष जी के साथ काम करते हैं, एक बहुत ही पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म्स आप डिलीवर करते हैं, तो ये ट्यूनिंग का क्या राज है? क्या ये जमीनी सच्चाई को उजागर करना है या रियलिस्टिक सिनेमा पेश करना है? मेरे लिए वो दोनों चीज़ें हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देवाशीष की तरफ से वो स्क्रिप्ट आती हैं, जिस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आप ये नहीं सोचते हो कि मैं इसको करूँगा कि नहीं करूँगा, आप कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि चाहे वो तांडव हो, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो जोरम हो, मैंने कभी ये सोच ही नहीं पाया कि करना है कि नहीं करना है। ये कभी सवाल नहीं आया। सीधा सवाल आया कि इस कैरेक्टर को मैं कैसे करूँगा, बिकॉज आई वॉज सडनली इन टू इट। आई वॉज वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट, I was completely into the world that he has written, into the character's journey. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है देवाशीष की राइटिंग को पढ़ने के बाद। ऑडियंस को क्या कहेंगे कि जोरम किस पर आधारित है? और कमाल का कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो मैंने पहले नहीं किया, एक ऐसी दुनिया जो मतलब हमारे ऑडियंस ने देखी नहीं है, एक ऐसी कहानी, कहने का तरीका और उसके किरदार इतने सारे शायद मैंने देखे नहीं हैं। और जिस तरह से ड्रामा पूरा नाटक इसमें रचा गया है, जिस तरह का द्वंद्व, जिस तरह से कहानी का फ्लो होता है, जिस तरह से कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, वो कुछ ना कुछ अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में वो बता के जाता है। तो ये पूरी दुनिया जिस तरह से बुनी है वो अपने आप में कमाल है, और मुझे लगता है कि हर किसी को देखनी चाहिए। जोरम अपने आप में बहुत ही अनोखी फिल्म है जो देवाशीष मखीजा ने बनाई है। ये कहानी स्ट्रगल से जुड़ी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई से जुड़ी है। आपकी जर्नी भी कुछ इस तरह से रही है, बिहार से दिल्ली के रामजस कॉलेज, फिर NSD, फिर मुंबई। NSD में 3 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। जी, पता है मुझे। तो ये जर्नी ऑफ कोर्स आसान नहीं रही होगी, तो अगर आप इस जर्नी से रिलेटेड कुछ ऑडियंस के साथ साझा करना चाहें। नहीं, देखिए दसरू मेरा तो सपना था एक्टर बनना और अपना स्किल सेट बनाना, लेकिन उसकी अब मेरी जर्नी की जो जितनी भी परेशानियां आ रही थी, वो सब जो मैंने सपना देखा था उसको पाने के पीछे की का स्ट्रगल था और संघर्ष था। जोरम में दसरू का जो संघर्ष है वो उसका कोई सपना नहीं था कि वो कुछ पाने वाला है। वो तो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक से एक घटना ऐसी घटती है कि वो पूरे ज़िंदगी भर की तकलीफ़ उसके सामने ला कर के खड़ी कर देता है, और उस तकलीफ़ से उसको निकलना है, उस पूरी समस्या से उसको निकलना है। यहाँ पे 3 महीने की बच्ची उसके साथ में है, और इतने भारी संकट के बीच उसकी यात्रा होती है। उस पूरी तकलीफ़ से, समस्या से कैसे बचता है, कैसे बच पाता है कि नहीं बच पाता है, उसके साथ उसकी बच्ची जोरम है,
उसे लेकर के वो कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ता है जिसकी ये कहानी है। जी, जोरम जैसी कई बच्चे हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप उन आम लोगों से रिलेट कर पाते हैं, और या मैं ये कहूँ कि कितना ज़रूरी हो जाता है इन कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाना? आप जवाब दीजिए इसका। हम शहरों में जो, मैं ये बहुत बार कहता हूँ, हम शहरों में जो ये प्रिविलेज लाइफ जी रहे हैं ना, जी, हम जानते हैं कि जो हमारे चॉइसेस हैं, जी, इसका कोई तो भरपाई कर रहा है कहीं बिल्कुल। और उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे स्टोरीज में। जी, तो एक ऐसी फिल्म का थिएटर में आना और देखा जाना और उस देखकर उन सारे सवालों का जवाब अंदर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम इतने साल आई थिंक संघर्ष नहीं करते ऐसी फिल्म बनाने के लिए। देवाशीष जी, ऐसी फिल्म बनाने की प्रेरणा जो है वो आपको कैसे मिलती है? क्योंकि इतना सेंसिटिव कंटेंट बनाना और उसको भी बिना कट के सर्टिफिकेशन मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब आपने स्क्रिप्ट की शुरुआत की तो उसका प्रेरणा का स्रोत क्या था? मेरी प्रेरणा तो मेरा गुस्सा है। जी, हर कहानी की शुरुआत, हर वो पहला इम्पल्स मेरे गुस्से से ही आता है कि जी। हम इतनी सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, इतने सालों से गलत कर रहे हैं और हम सीख नहीं रहे हैं, हम जी, वही लूप्स में बार-बार जाते रहते हैं। तो वहाँ से एक कहानी, फिर एक पात्र को निकालना, फिर पात्र के चारों तरफ एक कहानी बुनना और उसकी जो रिसर्च होती है, जी। तो शुरुआत तो हमेशा गुस्से से होती है। मनोज जी, आप कई सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से इंडस्ट्री बदली है, डायरेक्टर का विजन बदला है, ऑडियंस का विजन बदला है, अब वो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, उनके लिए हीरो की परिभाषा अब बदल गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ओटीटी इसमें कितना वाइटल रोल प्ले करता है? क्योंकि जोरम जैसी फिल्म थिएटर पर रिलीज होना, बंदा ओटीटी के बाद जो है 6 महीने बाद थिएटर में आना, एक आपसे जितना जितना लोग मोहब्बत करते हैं, आपको मेन स्ट्रीम में देखना लोग पसंद करते हैं, आपको देखने के लिए जाते हैं, क्या ये कुछ साल पहले संभव था? जी, इतना इस तरह से संभव नहीं था क्योंकि जी, ओटीटी आया, फिर हमने सीज़न 1 फैमिली मैन किया था। उस समय पैंडेमिक नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत सारी शूटिंग सेकंड सीज़न की कर चुके थे। जी, कुछ दिन का, करीब 20 दिन का काम बाकी था, जो कि जब लॉकडाउन खुला था तब बहुत ही खतरे से खेलते हुए हमने सेकंड सीज़न को ख़त्म किया था। लेकिन ओटीटी ने आकर के लोगों को न सिर्फ एंगेज किया, बल्कि उनको वो दुनिया दिखाई कहानियों की और टैलेंट की, जिसके पहले वो बिल्कुल अनजान थे। वो फिल्में देखने तो जाते थे सिनेमा हॉल तक, लेकिन वो देखते थे, उसके बाद वो घर चले जाते थे, और वही एक्टर्स थे, वही डायरेक्टर्स थे, उसी तरह की कहानियाँ ज़्यादातर बन रही थी। लेकिन ओटीटी ने जब दर्शक को कम से कम 3 साल तक, 2 साल तक, 2.5 साल तक पूरे तरीके से जब एंटरटेन किया, तब दर्शकों ने समझा कि भाई एक्टिंग, अभिनय की परिभाषा क्या होती है, डायरेक्शन की परिभाषा क्या होती है, कहानी को कैसे दिखाया जाना चाहिए, किस किस तरीके से और कहाँ-कहाँ उस तरह का काम हो रहा है, और ये दुनिया कितनी बड़ी है। हम तो सिर्फ उसका एक अंश मात्र देख रहे थे आज तक। तो ओटीटी ने कंटेंट या स्टोरी देखने का, फिल्म देखने का, सीरीज देखने का एक अंदाज बदला, और उसने पूरे तरीके से इसे प्रजातांत्रिक बनाया, इस पूरी सिस्टम को, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी आता है। तो जो भी आप देख रहे हैं बदला हुआ, ये सब ओटीटी का योगदान है। मनोज जी, ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि इतनी मैच्योरिटी आप में कब आई जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि एक्टिंग भी एक पढ़ाई है? और क्या मनोज वाजपेयी ये मानते हैं कि वो बिल्कुल मंजे हुए कलाकार हैं, पानी की तरह हैं, कि किसी भी किरदार में अगर आपको डालें तो आप बखूबी वो किरदार निभाएंगे? ओके, दो को सवाल है। तो देखिए, मुझे शुरू से पता था कि मैं अगर मुंबई जाऊंगा जी, तो मुझे कोई जानता नहीं है, हम्म, और ना कोई मेरे लिए फिल्म बनाएगा, जी, और अगर मुझे अवसर मिला भी तो मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये जो एक्टिंग है इसको सीखूं,
और नसीर साहब के इंटरव्यूज़ और राज बब्बर साहब के इंटरव्यूज़ और ओम पुरी साहब के इंटरव्यूज़ मुझे पढ़ने को मिले उस उम्र में, 16-17 साल की उम्र में। तब पता चला कि एक्टिंग जो है एक क्राफ्ट है और एनएसडी जैसी संस्था उसे सिखाती है। तो मैं दिल्ली आया था थिएटर करने के लिए और फिर एनएसडी में जाने के लिए। बाकायदा थिएटर तो किया, एनएसडी में कभी जाना नहीं हो पाया क्योंकि 3 साल तक जो है मैं कोशिश करता रहा लेकिन दाखिला नहीं मिला। लेकिन तभी मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक पूरे तरीके से आप थिएटर नहीं करोगे, आप मुंबई जाने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आपको अवसर मिल भी जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर भुला दिए जाओगे। तो मैंने बहुत काम किया, 10 साल मैंने सिर्फ सीखा है और कुछ नहीं किया है। 10 साल सीखा, बहुत पढ़ा, बहुत देखा और उसके बाद बैंडिट क्वीन जब मुझे मिली तब जाके कॉन्फिडेंस आया कि मैं अब ट्रेन ले सकता हूँ मुंबई जाने के लिए। लेकिन मुंबई पहुँचने के बाद भी काम जब नहीं मिल रहा था तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि खाली नहीं बैठना है, कि काम मिलेगा तब काम करूँगा। अपने कमरे के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, कुछ ना कुछ याद करके फिर उसी को परफॉर्म करता था अपने दोस्तों के लिए, या वो दोस्त नहीं भी हैं तो मैं दीवार के लिए परफॉर्म करता था। तो ये एक जुनून था सीखने का, अभिनय का। एक तो वो चीज़ है। दूसरा आपने जो सवाल किया था वो, आप मनोज वाजपेयी मानते हैं कि वो? नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ कि जब जोरम ख़त्म हो जाती है और जब मैं दूसरी फिल्म के लिए जाता हूँ तो मुझे लगता है पूरा प्रिपेयर होके जाऊँगा तभी सही रहेगा, और नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कभी रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है या आप ओपनली ऐसे ही बिना रिहर्सल के सीन दे देते हैं? अरे ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ नहीं है नहीं नहीं, आपके ऐसा साथ? नहीं ऐसा नहीं होता है। जी। हम लोग हमेशा जो है वर्कशॉप करते हैं। इनके वर्कशॉप करने के बाद ही हम शूटिंग पे जाते हैं। उसके पहले हमारी अपनी पर्सनल प्रिपरेशन चल रही होती है और तब जा कर के आपको कॉन्फिडेंस होता है कि कहीं ना कुछ ना कुछ एक्टर का आपने पकड़ रखा है। फिर जब हम शूटिंग पे जाते हैं तब देवशीष मुखीजा और उनकी पूरी टीम हमें कई बार जो है हमें कपड़े में देखती है, फिर वो रिहर्सल कराती है। कभी कैमरा के लिए रिहर्सल करना होता है, कभी अपने अब कुछ एक चीज़ें करनी हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसको इजी करने के लिए रिहर्सल करना पड़ता है। यहाँ छोटी बच्ची थी तो छोटी बच्ची को कैसे संभालना, उसको संभालते हुए कैसे मूव करना है, क्या मूवमेंट होंगे, क्या वो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कई सारे रिहर्सल इसी में हो जाते हैं। हाँ, ये टेक 1 या 2 टेक लेते हैं ये, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर मैं मांगूँ तो कहते हैं सर वो मतलब क्यों? तो इतना तो रिहर्सल कर लिया, हमें एकदम सही लग रहा है सर। प्रिपेयर कर चुके हैं। हम कर चुके हैं। देवाशीष जी, आप कई कमर्शियल फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, बंटी बबली जैसी फिल्म से। एक ही सिर्फ एक बंटी ही, और बबली। बंटी उसके बबली। पहले ब्लैक फ्राइडे जो कमर्शियल इतनी थी। ब्लैक फ्राइडे और बंटी बबली की आप एडी रहे हैं। उन कलाकारों के साथ काम करना और मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करना, कुछ एक अंतर जो आपको लगता है? As an actor. एक्टरों के साथ काम करने में इतना अंतर नहीं है क्योंकि वो एक्टर्स भी बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बट जी। वो सिर्फ वो जो स्ट्रक्चर है उन फिल्मों के बनने का, वो स्ट्रक्चर बड़ा अलग है। जी। तो वहाँ अलग चीज़ें प्रायोरिटाइज होती हैं, अलग समझ होती है एक फ्रेम बनाने की और एक परफॉर्मेंस तैयार करने की, वो अलग है। बट I've seen actors, the reason an actor is successful, whether it's a mainstream star or a performer, is because they're dedicated to what they do. Yeah, exactly. That doesn't change. तीनों फिल्म जो आपने मनोज जी के साथ की हैं, कभी कोई जहन में कोई दूसरे कलाकार का नाम आया हो या आपको लगा हो कि मनोज जी ही जस्टिस कर पाएंगे शायद? अब आया भी होगा तो क्यों बताएगा? वही इनके अलावा coming back to what I always say, Manoj sir enables my films. ये नहीं होते हैं मेरी फिल्मों में, वो फिल्में बनती नहीं है। तो इनके आने के बाद तांडव बनी, इनके भोसले पे आने के बाद भोसले बनी, इनके जोरम आने के बाद जोरम। मनोज जी के अलावा किसी और आर्टिस्ट के साथ अगर काम करने का? जिशान ने किया। हाँ, मोहम्मद जीशान आयुब है। पर साथ में रॉबर्ट डी नीरो, if Manoj sir doesn't mind. मनोज जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपकी फिटनेस पर जो है काफ़ी चर्चा होती है और जितने आप फिट रहते हैं इस उम्र में, टचवुड ऐसा लगातार ये बना रहे, तो क्या वो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं? मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये फिटनेस मुझे लगता है कि इस उम्र में बहुत ज़रूरी है और ये मुझे क्लियरली, अभी तक तो मैंने पढ़ा था
आज मेरे सामने क्लियरली विजिबिलिटी है उस चीज की। देखिए किसी भी 20 उम्र और उस उसके उम्र बाद भी में आप अपने आप को सस्ता मजदूर कहते हैं। जी तो मैं अपनी नहीं, नेटवर्थ पे तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन नहीं, आप नहीं। जब भी अपने आप को सस्ता मजदूर कहते हैं ये नहीं, लेकिन जो मेरा क्या है, जल्दी सोना और जल्दी उठना, जी ये हमेशा से रहा है मेरा। और मैं खाता मैं एक मील नहीं खाता हूँ, वो है रात का, और देवाशीष भी वही करता है। जी। सो एक मील नहीं खाना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, योग करना, ध्यान करना। ये दादाजी से इंस्पिरेशन आई है, मैंने जी, कई पढ़ा मेरे है। ग्रैंडफादर से मैंने सीखा था कि जल्दी अगर खाना भी है तो 6 बजे तक ख़त्म कर लो। मैंने अपने फादर से सीखा कि एक बार जो खाना ले लिया उसको वापस मत लो, कि चावल और दे दो, दाल और दे दो, जी। सब्ज़ी और दे दो। जी। एक बार जो जो ले लेते थे वो बस उसी को ख़त्म करते थे। दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज बी अ लिटिल एम्प्टी स्टमक, भूख से कम खाइए। Thank you so much for talking to TV9 Bharatvarsh and all the very best Thank you. for the film, and it is a clear success. जब दुनिया भर से रिकॉग्निशन मिल गई है तो यहाँ बस। से बेशक मिलेगी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ से, तो हर जगह सिवाय अंटार्कटिका। हाँ वहाँ से भी मिल जाएगी। वहाँ I'm sure. फिल्म फेस्टिवल है And नहीं, thank है you ज़्यादा। so much for bringing such content which is very important. इतने sensitive मुद्दे को इतने बेहतरीन अंदाज में पेश करना, it's really incredible. थैंक यू। Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू, थैंक यू।